धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से उसी अपने घिसे पिटे अंदाज में, जहां आपके सामने ना कोई ज्यादा वीडियोस रखते हैं, ना कोई ज्यादा इमेज होती है, ना कोई बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, ना कोई ग्राफिक्स होता है, लेकिन खबरें वो होती हैं जो आपके सामने भोंपू मीडिया गायब कर देता है, मतलब आपकी नजरों के सामने आने ही नहीं देता है। और उन तमाम खबरों पर जो खासकर जुड़ी होती हैं देश दुनिया से, खासकर जुड़ी होती हैं गाजा से, फिलिस्तीन से और ईरान से, उन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रोजाना जुड़ते हैं कृष्णकांत जी, यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। आज मैं आपको देर से परेशान कर रहा हूं, वरना ये बुलेटिन मैं टाइम से ही रिकॉर्ड कर लेता हूं, उसके लिए पहले ही माफी चाहता हूं, लेकिन क्योंकि आप कहते हैं कि वक्त का तकाजा होता है, तो इसलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। पहली जो खबर आ रही है वो भारत से ताल्लुक रखती है, लेकिन आई है सामने कनाडा से। जस्टिन ट्रूडो, जो वहां का प्रधानमंत्री है, वो एक प्रोग्राम में मौजूद था। उसके सामने खालिस्तान के नारे लगे हैं सर, और इस बात को लेकर भारत सरकार ने कनाडा के राजदूत को तलब कर लिया है। क्या है पूरी जानकारी? जी हाँ, ये बैसाखी जो होता है सिखों का, उनका नया वर्ष होता है, वो सैकड़ों वर्ष से वो मनाते आ रहे हैं। और इस दिन को उन्होंने खालिस्तान डे भी घोषित किया हुआ है। 1699 से शायद ये हो रहा है। और ऐसे मौके पर ट्रूडेओ का आना, यानी वहाँ के प्रधानमंत्री का आना और उसमें शामिल होना, जब ये नारे लग रहे थे जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, खालिस्तान जिंदाबाद, यह दिखाता है कि किस तरह से ट्रूडेओ या कनाडियन जो अभी वहाँ के सत्ता में जो पार्टी है, और बाकी लोग भी हैं, चूंकि सिखों की तादाद भारी संख्या में लाखों में है और उनके साथ में है, उनका पूरी तरह से वहाँ घुल मिल गए हैं। वहाँ के समाज में कहें तो वहाँ के गोरों के बाद, यदि क्रिश्चियन के बाद हैं, तो ये लोग हैं। और उनको वो नाराज नहीं करना चाहते हैं, साफ कहते हैं कि हम आपकी हर तरह से डेमोक्रेटिक राइट्स दिलाएंगे, आपके साथ हैं। और कारण हुआ है कि भारतीय सीक्रेट एजेंसीज ने जो पन्नून की हत्या करने की कोशिश की, निज्जर की कर दी, और इसके कारण मसला बहुत खराब हो गया है। कनाडा ने भी अपने कुछ डिप्लोमेट्स, उनके जो काम करने वाले थे वहाँ के एम्बेसी में, उसको हटाया भारत से। भारत ने भी वहाँ से हटाया। तो स्थिति बड़ा अच्छा नहीं है। जो टिका हुआ है पूरे खुलेआम होकर ना आ रहा है, वह है अमेरिका के कारण। और एक लाइन में यह कहूँ कि अमेरिका की यह मजबूरी है कि भारत को अपने साथ रखे, पाकिस्तान के साथ साथ। बड़ा ही मतलब जो कहते हैं क्षीण लाइन है इसका, दोनों के बीच में संपर्क को बराबर रखने का, जिससे कनाडा को रोके हुए। लेकिन भारत अपनी तरफ से शायद इसमें कोशिश नहीं कर रहा उस स्थिति को, और इसकी विदेश नीति तय हो रही यहाँ की देश की राजनीति से, यानी जो चुनाव चल रहा है उसको लेकर। जी, एक सवाल मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि आपने कहा कि 1699 से ये लोग करते आ रहे हैं, बैसाखी के मौके पे ये लोग करते हैं। अगर ये करते ही और ऐसे प्रोग्राम में वहां के प्रधानमंत्री इत्तेफाकन चले गए या उनको बुला लिया और वहां पे वो अपने धार्मिक नारे जो लगाते हैं वो लगा ही दिए उन्होंने, तो कौन सा बड़ा जुल्म हो गया? बड़ा जुल्म नहीं हुआ, लेकिन वह इत्तेफाक से नहीं आया। यह तो निश्चित है कि प्लान करके आए हैं, और जब नारे लग रहे थे तब स्टेज पे आए। जो वैसाखी पूजा या जो भी इनका चलता है, नया वर्ष का जो मनाते हैं, उसको सिख आंदोलन से जोड़ना और खालिस्तान के रूप में जोड़ना, यह एक राजनीतिक मसला हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही और कहा कि धार्मिक प्रोग्राम है और उसमें राजनीति की जा रही है, तो सवाल तो उठेंगे ही। हो सकता है जस्टिन ट्रूडो के आने से उनको ज्यादा हवा मिली होगी, वरना बैसाखी का त्योहार तो पूरे भारत में भी सिख जहां जहां पे हैं या पूरी दुनिया में जहां जहां पे वो वहां पे मनाते ही हैं। क्यों सही? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कर रहे हैं। लेकिन ये मसला हमने जो भी हो, हालांकि भारत ने इनकार किया है इन दो, एक हत्या और एक के पीछे कोशिश जो है असैसिनेशन की, इनकार किया है। लेकिन मसला केवल इनकार करने तक नहीं, लगता है कहीं अंदर में घात कुछ हुआ है, कुछ गड़बड़ियां हुई हैं। और जहां तक कहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी एनएसए जो है, उसके चीफ यानी दावोल का भी उसमें हाथ है। यदि ऐसी घटना सही में हुई है, भारत के इनकार यदि गलत है, तो निश्चित रूप से केवल एनएसए चीफ ही नहीं, बल्कि हमारे होम मिनिस्टर को भी पता होगा ये बात। जी, ठीक है, मैं और विस्तार में इसी खबर में जानना चाहता हूं, क्योंकि वॉशिंगटन पोस्ट ने एक बड़ी धमाकेदार खबर छापी है और रो के जो पूर्व चीफ हैं उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने असल में जो ये गुरवंत पंत सिंह पन्नू है उसकी हत्या का अमेरिका में आदेश दिया था, और इसमें एनएसए भी शामिल थे। इस रिपोर्ट को कैसे देखते हैं आप?
जी हाँ, यदि यह बात, हालांकि इसमें कई बातें, यह उस समय बात हुई थी, उस समय की घटना है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे और बातचीत होने वाली थी, और उसी समय यह आदेश दिया गया था। दोनों का किस तरह से संबंध है कहना मुश्किल है, और भारत के प्रधानमंत्री वहां जाए उस समय इस तरह की घटना का अंजाम देने की कोशिश बड़ा मुश्किल है। दूसरा खबर यह है कि वॉशिंगटन पोस्ट जब इसको एक्सपोज करने वाला थे, पोस्ट लाने वाला था संडे को, जब भी आया उसके बाद जो हुआ, इसकी खबर बिना वॉशिंगटन पोस्ट को बताए हुए अमेरिका ने भारत को दी कि तुम देख लो कैसे इसको संभालते हो। निश्चित रूप से नहीं संभला, यह पोस्ट आ गया। और जहां तक एनएसए के भूतपूर्व चीफ या रॉ के भूतपूर्व चीफ की बात जो आपने की, एनएसए नहीं, रॉ के चीफ की बात की है, यह इस तरह की घटनाएं पहले नहीं होती थी। यह निश्चित रूप से आदेश दिया गया है तो केवल एनएसए के चीफ को ही नहीं, यह हमारे प्रधानमंत्री को भी कहीं ना कहीं भनक मिली होगी। और यह बड़ा ही बेहद मतलब अजीबोगरीब घटना है। इस आधार पर यदि हम कोशिश कर रहे हैं, हालांकि इसमें यह भी कहा गया है कि हमारे जो डिसिडेंट है, हमारे जो विद्रोह है, तथाकथित रूप से हमारे देश के द्रोही हैं, केवल भारत है नहीं, ऐसी घटनाएं, ऐसी कोशिश रूस ने भी की है अमेरिका में मारने की, चीन ने भी की है, शायद मारा भी हो, सऊदी अरेबिया, ईरान भी करते रहे हैं। भारत इसमें शामिल नहीं था इस तरह की घटनाओं में। यदि कर रहा है, इसका यह चरित्र दिखाता है कि हमारी सत्ता का चरित्र का है, लेकिन फिर भी अभी तक भारत ने इंकार किया है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये तो गांधी का देश है, लेकिन अब तो गोडसे के वंशज जो हैं वो सत्ता के शीर्ष तक बैठ गए हैं, कुछ भी वो कर सकते हैं। अगली खबर भी देशद्रोह से ताल्लुक रखती है, लेकिन आ रही है जर्मनी से। 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप लगाया गया है कि 2012 में उन्होंने तख्ता पलट करने की कोशिश की थी। क्या पूरी जानकारी है सर? यह भी अजीब बात है। ये 8-9 लोग मिलके, और धूर दक्षिणपंथी है वो है, यानी हिटलर वाली शासन को वापस लाना चाहते हैं, जिसमें कुछ जुडिशरी के थे, कुछ सेना के थे। और इन लोगों का प्लान था कि जर्मनी का जो संसद है उसको घेर लेंगे, या उसमें जाकर उसको अपने अंदर कब्जा में कर लेंगे, और हमारी इस तरह की मांगे होंगी, और सत्ता पलट देंगे, एक को राजा बना दिया जाएगा और वगैरह किया जाएगा। यह महान मूर्खता वाली बात है, मतलब संभव नहीं था। जब तक आम जनता आपके साथ नहीं आती, सेना का विद्रोह नहीं होता, ये 9, 10, 20 लोग के, भगत सिंह वाली घटना बिल्कुल, वह तो देश को जगाना चाहते थे, किसी को मारना नहीं चाहते थे। उनको मालूम था कि इस तरह से सत्ता नहीं हथिया सकते हैं, वह अलग बात है, उसको हम बिल्कुल अलग रखें। लेकिन फिर भी मैं उदाहरण देना चाहा, और यहाँ पे लोगों ने कोशिश की, 2022 की बात है, अंततः लगा कि ये लोग भाई देशद्रोह का काम कर रहे थे, और इस तरह की घटनाओं को रोकना जरूरी कि आगे भी ना हो, और इस तरह हो रहा है, इनको जरूर सजा मिलेगी, जो भी होगा देखते हैं। जी चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जो आ रही है स्कॉटलैंड से। एक मंत्री महोदय हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन उसमें मुझे खबर जो समझने की जरूरत है आपसे, वो ये कि इनको फर्स्ट मिनिस्टर, हाँ, मिस्टर हमजा बताया जा रहा है। तो ये फर्स्ट मिनिस्टर क्या होता है? मिनिस्टर क्यों नहीं कहा जा रहा है इनको? नहीं, वहां कहने का तरीका, फर्स्ट मतलब कि पहले, यानी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, इस तरह की अच्छा। बातें प्रमुख थे। वहां की जो लीडर है स्कॉटिश नेशनल पार्टी, उसके ये चीफ थे, और काफी कम उम्र में, 40 से कम ही वहां के फर्स्ट मिनिस्टर या कहे प्रधानमंत्री बने, समझने के लिए। और संभवतः पहले मुस्लिम ऐसे नेता थे जो कि सेक्युलर थे, धर्म से नहीं थे, और ये लोग स्कॉटलैंड के पूर्ण स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं, ब्रिटेन से अलग होने की बात करते हैं, वैसी चीजें हैं। और इसका कारण है कि वहाँ की जो स्कॉटिश ग्रीन पार्टी थी, उनके साथ इनकी बातचीत ढंग से हो नहीं पाई, जिनके मदद से सत्ता में आए थे, क्योंकि इनके पूर्ण बहुमत नहीं है। इनकी पूरी उम्मीद थी कि पूर्ण बहुमत हो जाएगा दूसरों के साथ बात करके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंदर में भी इनकी पार्टी के बीच में मतभेद हो गया। अंततः इन्होंने एक लंबी चौड़ी भाषण दे के बड़े दुखद होकर, शायद रुआंसे भी हो गए थे, और यह कहा कि यह दुखद बात है, हम स्कॉटलैंड को एक सही दिशा दिखाना चाहते थे, लेकिन अभी के हालात में यह मेरे रहते हुए, इस पार्टी के लीडर रहते हुए संभव नहीं है, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। और एक सवाल और इसी से जुड़ा हुआ मैं आपसे करना चाहता हूँ। ये पाकिस्तान मूल का है हमजा यूसुफ, और वहां पे प्रधानमंत्री बन गया। हमारे भारत के भी लोग दूसरे देशों में जाके प्रधानमंत्री भी बन जाते हैं, और मिनिस्टर, और न जाने क्या क्या बन जाते हैं। क्या ऐसा लोकतंत्र कभी हम अपने यहाँ बना पाएंगे कि दूसरे देशों के हमारे यहाँ बन जाएं, या हमारे यहाँ का जो वंचित समाज है वही असल में कुछ अपना अधिकार पा जाए? क्या ऐसा लोकतंत्र हम भी बना सकते हैं? यह बड़ा बढ़िया सवाल आपने उठाया, बल्कि आपके सवाल में ही जवाब है। कनाडा में कहें तो वहाँ के रक्षा मंत्री सिख मूल के हैं संभवतः। इंग्लैंड में हम देख ही चुके हैं, ऋषि सुनाक जो है वह अफ्रीका, भारत राष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस।
जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही उदाहरण है और हम्म। ये सब जुड़े हुए ऐसे हमारे यहाँ जहाँ सोनिया गांधी के इसके बनने की बात हुई प्रधानमंत्री, बहुत हम्म। सारे लोग राजनीति छोड़ रहे थे, जंगलों में जा रहे थे, वगैरह वगैरह कर रहे थे, एक हम्म। तमाशा कर दिया। हम्म। हमारे यहाँ के लोगों की अभी एशियाटिक बार्बरिज्म कहते हैं उससे ग्रसित हैं, बगल वाले को खुश नहीं देखना चाहते हैं, हम्म। स्वधर्मी स्वजातीय होने के बावजूद दूसरे धर्म के जात के तो करने नहीं देते हैं। गुजरात में घटनाएं घटी हैं कि हम्म। यदि वह आदिवासी या दलित मूल के हैं, घोड़े पर बैठ के जाते हैं, हम्म। मूछें रखते हैं, शादी करने में तो उनको उठा के मारा हम्म। जाता है। बच्ची तक को भी उन्होंने, चूंकि छत बन रहा था दलित हम्म। घर को, उसको उठा के नीचे फेंक दिया। तो हम्म। हमारे यहाँ जो संस्कृति है, मैं बार बार कहता हूँ, जो हमारी जो सभ्यता है वह हम्म। कहीं से भी उन्नत नहीं, वो पुराने जमाने फंसी हुई है और हम पीछे जाना चाहते हैं। यह जरूर हमारे साथियों को समझना चाहिए कि हम्म। कुछ भी जब है देश में, दुनिया में, हमारे समाज में, संस्कृति हो, वहाँ की भाषा हो, वहाँ की आर्थिक सामाजिक व्यवस्था, उसे आगे बढ़ना चाहिए विज्ञान के आधार पर। वो स्थिर नहीं हो सकता है। स्थिर होगा तो सड़ांध आएगा, जिसकी हम स्थिति देख रहे हैं भारत में। पीछे जाने से तो भयानक रूप से वो जहरीला हो जाएगा। जी, मतलब हम बाहरी दुनिया से सिर्फ टेक्नोलॉजी लेना चाहते हैं, लेकिन जो अपनी सड़ंध है उसके साथ ही जीना चाहते हैं। उस टेक्नोलॉजी को देखें तो हमारे यहाँ जो पढ़ाई का आधार उसको ही बदल दिया, जो विज्ञान का आधार था उसको ही बदल दिया। अब तो टेक्नोलॉजी हमारी मजबूरी है कि हम बाहर से लें, वह भी खत्म कर दिया और हम आगे बढ़ने की कोशिश में नहीं बदल रहे हैं, इसलिए कि कुछ चंद पूंजीपति हमें बिल्कुल बकरी बकरा बना कर रखे, हमें लूटते रहे, हमसे काम हम्म। करवाते रहे और ठीक। उसके विरोध में स्वर न उठाएं। जी। चलिए, पूंजीपति का जिक्र किया तो डोनाल्ड ट्रंप की खबर आ रही है। जो मामला चल रहा है पॉर्न स्टार से जुड़ा हुआ, बताया जा रहा है उसमें वो जेल जा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल जेल जा सकते हैं। जहां तक बाइडेन और उनकी पार्टी की बात है, पूरी कोशिश कर रहे हैं। कारण कभी CNN ने एक पोल किया जिसके हिसाब से ट्रंप के पक्ष में अभी भी 49%, 49% लोग हैं जो जनवरी से चला रहे हैं, यानी उनकी लोकप्रियता में कमी नहीं आ रही है। जहां हम्म। तक बाइडेन की बात है, 45% तक घट के 43 हो गए, यानी घटते जा रहे हैं। अब इनके पास एक ही रास्ता बचता है, जिस चमत्कार की मैंने बात की, और वह चमत्कार है कि डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं से चुनाव से बाहर जाए, उनको जेल में डाल दिया जाए या कुछ कर दिया जाए। हालांकि इनके पक्ष के लोगों ने यह भी कहा है कि जहां तक डेमोक्रेट्स की बात है, इनको जेल में डाल के मारना चाहते हैं। उसकी संभावना तो मुझे कम लगती, लेकिन जेल में जाने की पूरी संभावना लगती है। और इसके साथ एक सवाल यह भी है कि इनकी पत्नी मेलेना, जो भी उनका नाम है, वह शायद इनके बदले में चुनाव खड़ी है और मुझे उम्मीद है कुछ जीत भी जाएगी। देखते हैं। जी, चलिए, ये हो सकता है खुद ही डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति का हिस्सा भी हो। चलो, पत्नी को राष्ट्रपति बनवा देते हैं। खैर, अगली जो खबर हमारे पास आ रही है वो है कि पूर्व राष्ट्रपति को शरण देने पर एक्वाडोर मुकदमा ठोकने जा रहा है मेक्सिको के खिलाफ ICJ में। सर, यह अजीब व गरीब है। राष्ट्रपति नहीं, उपराष्ट्रपति हैं। जी। और इनके राष्ट्रपति ने जहां शरण ली थी, क्योंकि पकड़े गए थे, इनके खिलाफ सजा भी चली थी, 5 साल की सजा का अनाउंस भी किया था कोर्ट ने। और ये अपने देश यानी मेक्सिको के जो उनकी एम्बेसी थी इक्वाडोर में, उसके अंदर छुप गए। एक अंतर्राष्ट्रीय समझ यह है कि हमारी जो एम्बेसी, जैसे भारत की एम्बेसी चीन में है, बीजिंग में है, वहां पे चीनी सरकार कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। जैसी स्थिति वहां पुलिस नहीं भेजेगी, क्योंकि वह भारत का जगह माना जाएगा। यह अंतर्राष्ट्रीय समझ है, यह इंटरनेशनल लॉ है। इसको तोड़ते हुए इसने वहां जाके अंदर घुसा, इनको पकड़ कर लाके जेल में डाल दिया। इसके खिलाफ ये लोग ICJ में गए। देखते हैं ICJ क्या करता है। लेकिन इस तरह की घटनाएं तो हो ही रही है। हमने देखा था कि किस तरह से इजराइल ने ईरानी एम्बेसडर पे दूसरे देश में जाके मार दिया और कई लोगों को हत्या कर दी। जी, तो फिर तो एक रास्ता ईरान के लिए भी खुलता है, वो भी ICJ में जा सकता है। बिल्कुल जा सकता है। और रास्ता ICJ में जाने का रास्ता कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण ये है कि अब ये सामान्य हो जाएगा कि एक दूसरे के जगहों को, ठिकानों को, जो हमारे जगह में, उसको निकल के ठोक दिया, मार दिया, वगैरह वगैरह कर दिया। मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय कानून थे आज की स्थिति में, उसको भी ये लोग बर्बाद कर रहे हैं। चलिए, अगली खबर है पोलैंड से। यहाँ के किसान यूक्रेन के अनाज के खिलाफ एक जद्दोजहद कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, लेकिन अब वो सरेंडर होते हुए दिखाई दे रहे हैं और अनाज आना अभी बंद नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हुआ वहां पे अब? यह भी अजीबोगरीब है। वहां के किसानों को अंततः यह उम्मीद दिलाई गई, उनको भरोसा दिलाया गया कि तुम इनको आने दो।
अभी जो परिस्थिति है, लड़ाई चल रहा है, हम यूक्रेन के खिलाफ, हमें ऐसे कदम नहीं लेने चाहिए। वहां के ट्रक जितने भी गेहूं अनाज से भर के आ रहे हैं उनको आने तो हम खरीदेंगे नहीं उसको। और इस तरह का कुछ इनके साथ समझौता हुआ और यह भी कहा गया कि इनके अनाज को यदि एमएसपी कहें, वहां पे पता नहीं एमएसपी है कि नहीं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, इस जो भारत में हमारे किसान मांग कर रहे हैं, अभी मोदी सरकार ने दिया नहीं है पूर्ण रूप से, और भारत के अधिकांश राज्यों में तो है नहीं, केवल पंजाब और उत्तर प्रदेश और कुछ खास जगहों में है, उत्तराखंड में शायद है। खैर जो भी हो, तो वहां पे इस तरह का इनको कहा गया है। ये इन लोगों ने भी, किसानों ने कुछ समय के लिए अपनी मांगों को रोका हुआ और अपने आंदोलन को रोक दिया है। यह सही नहीं हुआ है, लेकिन देखते हैं वहां के किसान क्या सोचते हैं, उनके किसान यूनियन और उनके नेतृत्व है वह क्या सोचते हैं और क्या आगे बढ़ते हैं। जी ठीक है, गाजा, फिलिस्तीन और ईरान से जुड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं और पहला जो अपडेट है वो अमेरिका के हवाले से है। आईडीएफ की 5 यूनिट के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहा है अमेरिका। आखिर किस मामले में कार्रवाई करने जा रहा है? करेगा नहीं, ये कहता है अमेरिका ने। हालांकि ऑफिशियली कहा, यह किसी न्यूज़ वगैरह में, गार्जियन वगैरह वगैरह में नहीं आया, सीएनएन में नहीं आया। इनका कहना है कि ये 5 यूनिट जो आईडीएफ के हैं, इजराइल डिफेंस फोर्सेस के हैं, यह अभी के यानी 7 अक्टूबर का जो लड़ाई शुरू हुआ था, हमास ने अटैक किया था, उसके पहले से ही ये लोग वेस्ट बैंक में बहुत ही ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहे थे। क्या कर रहे थे डिटेल में ही बताया, उसका अंदाजा हमें है, हम उसकी चर्चा करते रहे। मुख्य वायलेशन यह है कि वहां के जो फिलिस्तीन लोग हैं, जो उनका देश है वेस्ट बैंक, उनके जमीन को हड़प लेते हैं, उनको मारते हैं, उनके जेल में डाल देते हैं, वगैरह वगैरह करते हैं। तो इन्होंने कहा है कि इनके खिलाफ ये लोग प्रतिबंध लगाएंगे, यानी इनको कोई रुपया पैसा नहीं देंगे। फिर भी साथ साथ इन्होंने यह भी खुलासा किया है कि अस्त्र शस्त्र जो दिया जा रहा है वो देते रहेंगे। ऐसा आखिर क्यों इन्होंने कहा? हाँ, एक चीज और, 4 ने कहा है कि ठीक है गलती हुई, आगे नहीं कहेंगे, जिसको अमेरिका ने मान लिया कि ये सुधर गए। एक ने अभी सुधारनी बाकी है। अब देखिए कितना भद्दा मजाक हो रहा है। यह क्यों हुआ? इसका कारण यह है कि अमेरिका में जनता पूरी की पूरी खड़ी हो रही है, और वैसे कुछ इंडिपेंडेंट सेनेटर्स या वहां के सांसद जो है कह रहे हैं कि अमेरिका की यह नियम बनी 1999 के आसपास में बना था, जिसके हिसाब से हम उसी को अस्त्र शस्त्र देंगे जो हमारे कानून को मानता है, यानी वह नरसंहार में ना शामिल हो। इसे शांत करने के लिए अमेरिका कहता है कि अब इजराइल नरसंहार जो पहले 3-4 जो करते थे, जो बदमाशी करते थे, वो मान गए, सुधर गए हैं, अच्छे बच्चे हैं, और एक जो है वो सुधर ही जाएगा, हम उनको शस्त्र देंगे और तुम शोर मत मचाओ, हम लोग उसको देते रहेंगे। यह अमेरिका की भयानक दोगलापन का निशान है और कुछ नहीं है। जी ठीक है, अमेरिका के एक और दोगलेपन को लेकर बात कर लेते हैं। आईसीसी वारंट जारी करने जा रहा है नेतन्याहू के खिलाफ, उसके रक्षा मंत्री के खिलाफ, आईडीएफ चीफ के खिलाफ। उसको लेकर अमेरिका के कुछ सांसद हैं, वो सीधे आईसीसी को ही धमकाते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहले जहां तक मुझे याद आ रहा है, ये देखिए कि इजराइल इसके खिलाफ होने वाले ये आईसीसी, चूंकि इजराइल उसका मेंबर है इसलिए उस पर यह लागू होता है, और भले ही वह जो वारंट इशू होता है तो उस पर कुछ नहीं होगा। तो इसके खिलाफ वो आईसीसी में नहीं जा रहा है, वहां पे खामोश है। वो किसके पास जा रहा है? वो अमेरिका के पास जा रहा है कि भाई बोलो कि हमें गिरफ्तारी का वो ना दे। यानी अमेरिका यह तथाकथित न्याय जो है, कुछ समय पहले, 10 वर्ष पहले भारत में देखें, पूरे विश्व में देखें, तो न्यायपालिका का कुछ महत्व होता था। यह तकरीबन हर दुनिया में, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से लेके आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट से लेके अन्य देशों के कोर्ट तक में वही होता है जो वहां की सरकार चाहती है, बाय एंड लार्ज, 1-2 घटनाओं को छोड़ दे। और यह इस घटना से साफ नजर आता है। अमेरिका चाहता है कि यह धमकी इजराइल को दी जाए, ताकि इजराइल जो है अमेरिका के अंदर में रह के वो काम करे जो अमेरिका चाहता है। यानी जिस तरह से दस्तानाबूद हो चुके हैं हमास लोग, उससे वह संतुष्ट है। कोई जरूरत नहीं रफा में जाने की, क्योंकि रफा में जाने से अभी तो 15 नहीं 30 के आसपास जो हजार मरे हैं, कितने मरे याद नहीं आ रहा, 35 के आसपास, 35,000। जी 35,000 के आसपास, जिसमें 15,000 बच्चे ही और औरत मारे गए हैं। यह एक छोटा नगण्य चीज हो जाएगा। वहां पे रफा में भयानक नरसंहार होगा जो कि लाख से ऊपर जा सकता है, और अमेरिका यह बदनामी नहीं चाहता, क्योंकि पूरे अमेरिका ही नहीं, यूरोप में विद्रोह हो रहा है। इसलिए अमेरिका दोहरी नीति खेल रहा है, एक तरफ आईसीसी को अपने अंदर रखे हुए कि भैया क्या तुमको वर्डिक्ट देना है, और इसीलिए यहाँ के पक्ष और विपक्ष दोनों, यानी डोनाल्ड
ट्रंप और बाइडेन दोनों पार्टी के लोग आईसीसी को ऊपर से धमकी दे रहे हैं, अंदर से बोल रहे हैं कि अपना चाबुक दिखाते रहो ताकि इजराइल डरे। और इजराइल ऐसा बच्चा नहीं कि इस चीज को नहीं समझ रहा है। यह निश्चित रूप से, जो बार बार कहता हूं, घटिया और विभत्स मजाक है। जी बिल्कुल। एक अपडेट आज आया है और कई जगह वो खबर छपी है कि लेबनान से, जी हाँ, लेबनान की धरती से हमास ने हमले किए हैं इजराइल के ऊपर। इसे कैसे देखते हैं आप कि क्या अब गाजा से निकलकर लेबनान से भी हमास हमले करने लगा है? इनका आपसी संबंध तो रहा है और लेबनान की तरफ से रॉकेट तो दागे जा रहे हैं। वो जिनकी ताकत बनती है, बॉर्डर पे भी वो रॉकेट से कई इजरायली टैंक्स को बर्बाद कर चुके हैं और सेटलर्स जहाँ पे है वहाँ भी करते हैं। ये हमास का वो विंग जो वहाँ पे पहुंचा हुआ है, वहाँ पे पहले से भी इनके लीडर्स वगैरह थे। ऐसा लगता है कि हमास का अब लेबनान में इस घटना से कि 45 रॉकेट मारे, 45 रॉकेट दागना सामान्य बात नहीं है। दागना और उसका अंतिम लक्ष्य तक पहुंच के बर्बादी करना यह सामान्य घटना नहीं है। इसका मतलब है कि ईरानियन या पैलेस्टीनियन का, ईरान को छोड़े, पैलेस्टीनियन रेसिस्टेंस फोर्स जो है वो आपस में काफी इस बीच में पिछले 6 से 7 महीने के बीच में मिले हैं। उनका मूवमेंट है हुतीज के थ्रू, लेबनान के थ्रू, गाजा पट्टी के थ्रू, अब वहां पे एकजुट हो रहे हैं, संगठित हो रहे हैं। और यदि इजराइल यह सोचता है कि रफा में जाके हमास को खत्म कर देगा तो वह उसकी मूर्खता है। और इस घटना से एक संकेत मिलता है कि आज नहीं तो कल वहां से भी आक्रमण संभव है। और इसलिए जिस अब युद्ध शांति की बात हो रही है, शायद उन पर फोर्स हो कि भैया मान जाते, बहुत हो गया। जी, हूतियों ने जो लाल सागर में और हिंद महासागर में 4 जहाजों पर हमले किए हैं, विध्वंसकों पर हमले किए हैं, इतने बड़े घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? पहली बात तो यह है कि इतने बड़े घटनाक्रम को दिखाया नहीं जा रहा कहीं पर, एक दो जगह मान सामान्य सा किया जा रहा है। किस तरह का नुकसान हुआ ये लोग नहीं बता रहे हैं। और यह ड्रोन से ही उन्होंने किया है। पहले यदि लाल सागर यानी रेड सी की बात करें, जो मैं दिखाता रहा हूं, ऊपर में इजराइल और ये सब है, और बीचे से होते हुए यहाँ पे गल्फ का जो नीचे का कोना है, वहां से हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन शुरू होता है। ये अटैक उन्होंने इंडियन ओशन पे किया है। यानी दूसरे जहाज जो घूम के आते हैं यूरोप के तरफ से, इधर अटलांटिक वगैरह हो के आते हैं और साउथ अफ्रीका के साउथ से आते हैं, उनके लिए भी खतरा है। यानी एकमात्र इनका रास्ता बचता है वो सड़क मार्ग से, जो अरब कंट्रीज के कुछ देश करते हैं। उनकी चर्चा छोड़ी, हमने बहुत डिटेल में बातें की हुई है। इनकी पहुंच ये हर जगह पहुंच रहा है। और अमेरिका के लिए और खासकर उनके जितने भी साथी वहां पे इजराइल के लिए और उनके साथ देने वाले अरब कंट्रीज के लिए यह एक सबक है, एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है कि हम कब तक लड़ सकते हैं। और इसके बावजूद हुतीज ने किया है कि अमेरिका और इंग्लैंड ने सैकड़ों मिसाइल दागे हैं यमन में। जी, लेकिन मैं इस सवाल को और विस्तार से आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि ये घटना, ये वारदात उस वक्त हुई है जब अमेरिका का विदेश मंत्री यहाँ पे घूम रहा है, फ्रांस का विदेश मंत्री लेबनान में घूम रहा है। अमेरिका का विदेश मंत्री तो ये इनके बीच संधि करवाने गया हुआ कि 40 दिन के लिए भैया मान जाओ। और उसने यहाँ तक स्टेटमेंट दिया हुआ ब्लिंकेन ने, हालांकि बड़ा बेशर्मी वाला है, कि यह एक सुनहरा मौका है। अंग्रेजी में बोला है, जो भी उसका हिंदी अनुवाद हो, कहने का यही तात्पर्य है कि इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा, तुम मान जाओ, यानी झुक जाओ। झुकने की बात है, तुम मान जाओ, 40 दिन के बाद देखा जाएगा। हालांकि हमास इस बात को नहीं मान रहा। वो कह रहा है कि नहीं, पूर्ण शांति चाहिए, पूरी तरह से आईडीएफ का जितना है वापसी चाहिए, और जो हमारी बर्बादी है उसकी क्षतिपूर्ति हो। देखिए किस तरह की बदमाशी है। इजराइल का जो एक्सट्रीम राइटिस्ट है वो नेता कह रहा है कि इस संधि का मानने का मतलब है कि हम लोग झुक गए, हमने समर्पण कर दिया, और इस हालत में नेतान्याहू को जाना होगा। बदमाशी है इस तरफ की। नहीं, वो तो ये भी कह रहा है कि गिरफ्तार मत करो, उनको मार दो। हाँ, उसने यह भी कहा इस घिनौनेपन की से कोई डर है नहीं। खैर, हम लोग हुतीस की बात कर रहे थे, तो हुतीस का इस मामले में बड़ा ही क्लियर स्टैंड है। उसने यहां तक साफ कहा है कि रफाह पर करते हो आक्रमण, कुछ करते हो तो हमारे सैनिक वहां पहुंच के तुम्हारे साथ हम लड़ेंगे। अब इतनी ताकत है कि नहीं, वो देखने वाली बात होगी। हालांकि पहले तो खबर में था कि 20,000 ऐसे सैनिक तैयार किए हुए। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि हूती ही इस पूरी जंग के दौरान, इस पूरे जुल्म के दौरान, हिजबुल्लाह के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा परेशानी खड़ी कर रहा है पूरे वेस्ट दुनिया के लिए, इजराइल के लिए, तो वो हूती ही हैं। और हूतियों का इस तरीके से ब्लिंकन की मौजूदगी में हमले करना, सीधा अमेरिका को एक मैसेज देना है कि हम लोग झुकेंगे नहीं, कि तुम कोई दबाव बना के किसी तरह की जंगबंदी कराने की कोशिश करोगे तो। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत विस्तार से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर
जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।